आप सभी का स्वच्छ भारत का एग्जाम है। इस वीडियो को एक बार जरूर सुनो, आपको इस सेमेस्टर में भी नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं वो आपको नहीं करना है। तो एग्जाम जो आप दे रहे हो उसमें आपका 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो ए में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। जब आप एग्जाम देने जाओ सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम बहुत नहीं देना है। एक बार आप देखो, 5-10 मिनट में जो आपको सही लग रहा है उसको लिखते चले जाओ, और बाकी आप जगह छोड़ दो। और जब पेपर आपका खत्म हो जाए लास्ट में, जब टाइम बचे, तो आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही टाइम बहुत लगा देते हैं, फिर उनके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है जिसमें आपको लिखना है उसके लिए टाइम ही नहीं बचेगा। ये गलती नहीं करना है। तो ऑब्जेक्टिव को लिखना कैसे है? तो ऑब्जेक्टिव को, जैसे ए है, ए का आंसर 2 है, तो ऐसे ए 2 लिखो और यहाँ पर जो सही आंसर है उसको जरूर लिखो। अगर ये मान लो गलत भी आप लिख दे रहे हो, कभी कभी होता है एग्जाम में, तो ये आपका अगर सही रहेगा तो आपका मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट, कि ऑब्जेक्टिव के बाद आपको सेक्शन सी, जिसमें क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना है। क्यों अटेम्प्ट करना है? क्योंकि इसमें 10 मार्क्स है और इसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इसमें आपको ज्यादा लिखना है, आपको टाइम चाहिए। स्टूडेंट अगर शॉर्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको टाइम का पता नहीं चलता है, लास्ट में उनके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा लिखना है, ज्यादा मार्क्स का है, तो आपको पहले अटेम्प्ट करना है। फिर सेक्शन सी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी अटेम्प्ट करो। इसमें आपको 4 क्वेश्चन करना रहता है। तो आप उस तरह से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लास्ट में मिनिमम 1 आवर तो रखना ही चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स फिर क्या है, कि आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो एक सेक्शन के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, तो पहला तो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। दूसरा, एक सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिखना है, वन प्लेस पे होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, जैसे सेक्शन सी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एक एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट लिख दिए, 2 भी करके लिख दिया। तो जो कॉपी चेक कर रहा है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आप कौन सा सेक्शन डील कर रहे हो। तो आपका, या तो हो सकता है वो क्वेश्चन ही चेक ना हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर तक नहीं लिखते हैं। तो आप मार्जिन के साइड में, अगर ये मार्जिन है तो इस मार्जिन के साइड में क्वेश्चन नंबर अच्छे से बोल्ड लेटर में लिखो, कि पता चले। ऊपर में सेक्शन लिखो और क्वेश्चन नंबर बोल्ड में लिखो। और फिर इफ पॉसिबल आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो दूसरे कलर से। टाइम अगर नहीं बच रहा है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर होना चाहिए और सारे एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक जगह ही रखना है। ये सब गलती नहीं करना है। ठीक है। फिर आपको एक एग्जांपल के तौर पे आप देखो, एक स्टूडेंट की कॉपी है। आप देखो इसकी इसकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। इसने क्वेश्चन लिखा है इस तरह से। अब इसमें आपको क्या है, हर एक एग्जाम का कुछ कीवर्ड होता है। कीवर्ड को आपको पहला या तो आप अंडरलाइन करो या अलग करके लिखो। जैसे इसका आप देखो, जैसे ये इसका, तो इसने अटेम्प्ट किया, जैसे ये देखो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ये आर्टिकल हो गया। फिर जैसे ये गवर्नेंस का, ये देखो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो इसने सारे कीवर्ड को सेपरेट करके लिखा है, सब हेडिंग में लिखा है। ये देखो आर्टिकल, ये क्या है, सब हेडिंग है। तो जो चेक कर रहा है उसे साफ साफ दिख रहा है, इस बंदे को, इस स्टूडेंट को काफी अच्छे से आ रहा है। फिर यहाँ देखो। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन को क्या करना है, साफ सुथरा, अच्छा रखना है। एक आइडिया को 2-3 लाइन में लिखो या सब हेडिंग जरूर लिखो। ठीक है। अगर सब हेडिंग नहीं लिख पा रहे हो तो 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ बनाओ, उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड को अंडरलाइन करो, फिर पैराग्राफ को चेंज करो, क्वेश्चन नंबर साफ साफ लिखो, एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन को एक जगह अटेम्प्ट करो। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार मिस्टेक करते हो। फिर आप एक पेपर में इस तरह से आप फ्लो चार्ट को यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है और टाइम बचता है। जैसे देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, स्वच्छ भारत का, ये सब इरेडिकेशन मैनुअल स्कैनिंग, ये सब इसमें आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है और टाइम भी बचेगा। ठीक है। तो आप एक जगह लास्ट में मान लो आपके पास टाइम नहीं बच रहा है,
तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस को फ्लो चार्ट से भी जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ कि ये सब जो टिप्स है आपको हेल्प करेगा। आप वीडियो को एक बार जरूर सुनो, आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। और जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो इस चैनल पे ऑलमोस्ट सारे वीडियोस नेक्स्ट सेमेस्टर के, सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 के भी अवेलेबल है। जो लोग इसको सुन रहे हो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको सेमेस्टर सिस्टम एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, मेरा पर्पस भी है कि आपके जहाँ तक हो सके आप लोगों की हेल्प हेल्प करना। ठीक है, हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन। इसको हिंदी में स्वच्छ भारत अभियान कहते हैं और इंग्लिश में क्लीन इंडिया मिशन। तो इसमें मैंने मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके ही फ्रेम किया है टॉपिक, बहुत सारे सोर्सेज से। आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना और ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे आएंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी के 145वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर राजघाट नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। और इस मिशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे श्री नरेंद्र मोदी और परमेश्वरम अय्यर, जो IAS ऑफिसर थे, इस मिशन को इम्प्लीमेंट करवा रहे थे उस समय। फिर स्वच्छ भारत मिशन की जो वेबसाइट है वो है swachbharat.mygovernment.in। फिर मैस्कॉट है कुंवर बाई यादव। इन्होंने अपनी बकरी को बेचकर स्वच्छता के लेकर काम किया था, इसलिए इनको मैस्कॉट बनाया गया था। फिर इम्पॉर्टेंट है टैगलाइन। आप देखे होंगे, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इनका टैगलाइन है स्वच्छ भारत मिशन का। और इस टैगलाइन के जो लेखक है वो है भाग्यश्री सेठ, जो गुजरात की रहने वाली है। और जो लोगो है वो है महात्मा गांधी का चश्मा। और इस लोगों के क्रिएटर है अनंत खसबारदर, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो पूर्व में निर्मल भारत अभियान के नाम से जाना जा रहा था। ये 2009 में कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। फिर पॉइंट 9 है पुरस्कार। तो स्वच्छ भारत मिशन में एक निर्मल पुरस्कार ग्रामीण दिया जाता है स्वच्छता के लिए। तो उस पुरस्कार का नाम है निर्मल पुरस्कार। फिर जो सॉन्ग है स्वच्छ भारत को लेकर, उस सॉन्ग को लिखने वाले और म्यूज़िक देने वाले, ऑडियो ट्रैक, वो है प्रसून जोशी। सॉन्ग का नाम है स्वच्छ भारत का इरादा और संगीतकार प्रसून जोशी। स्वच्छ भारत मिशन विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। स्वच्छ भारत मिशन के जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको स्वच्छाग्रही कहते हैं। और स्वच्छ भारत मिशन को जब सक्सेस मिली तो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में न्यूयॉर्क में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया। इस मिशन के तहत एक मासिक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है स्वच्छता समाचार। फिर भारत के सभी मंत्रालय और विभाग को मिलकर स्वच्छ पखवाड़ा सेलिब्रेट करते हैं। फिर जब चंपारण सत्याग्रह का 100 साल हुआ था, यानी कि 10 अप्रैल 1916 को चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में किया गया था, तो उसके 100 साल के अवसर पर मोदी जी ने एक स्लोगन दिया, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको चंपारण सत्याग्रह से भी लिंक आ सकते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह, किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था और उसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा किया गया यह प्रथम सत्याग्रह था भारत में। तो ये सब वन लाइनर्स हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत मिशन। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी।
तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है उसका जो मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी का जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय। ये जो मिशन था ये 2 फेज में लागू किया गया था। पहला अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2019 तक, फिर सेकेंड फेज जो है वो 2020 से 2025 तक है। तो सबसे पहले इस मिशन का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं फेज 1 का। तो ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट, ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना, खुले शौच से मुक्ति पूरे भारत में करना। ओपन डिफेक्शन फ्री को ODF कहते हैं, तो ODF वर्ड जो है बार बार यूज होगा। फिर है कन्वर्जन ऑफ इन सैनिटरी टॉयलेट टू पोर्ट फ्लश। थर्ड, मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी मैला ढोने की जो प्रथा है उसको ख़त्म करना। चौथा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फिर बिहेवियरल चेंज मतलब लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाना, क्योंकि ये देखा गया कि बहुत से गांव में इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट होते हुए भी लोग खुले में शौच करने जाते थे। तो बिहेवियर चेंज पे ही फोकस करना। फिर समाज में जागरूकता को बढ़ाना कि स्वच्छता से क्या बीमारियां होती है, सब क्यों ज़रूरी है स्वच्छता, इसके प्रति जागरूक करना। फिर इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये कलेक्टिव एफर्ट था जिसमें अर्बन लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गया, नगर निगम हो गया, NGO, पंचायत, सभी के सहयोग को लेना था। तो इस मिशन के जो कंपोनेंट्स हैं, तो ये कंपोनेंट्स को वर्ड को ध्यान रखना है। जैसे IHHL इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन, तो आप अपने पंचायत में देखे होंगे 12,000 रुपये में हर एक घर में शौचालय बन रहा था, वो इसका एक कंपोनेंट है। फिर है कम्युनिटी टॉयलेट, हर 500 मीटर पे कम्युनिटी टॉयलेट होना है और हर 1 किलोमीटर पर या तो कमर्शियल या पब्लिक टॉयलेट हो। तो कम्युनिटी टॉयलेट और कमर्शियल टॉयलेट मेनली अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के कंपोनेंट थे। फिर इसके अलावा क्लीन एनर्जी, LPG सिलेंडर, सोलर एनर्जी, ये सब भी स्वच्छ भारत मिशन के पार्ट थे। इस मिशन के तहत हर एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष 100 घंटे सफाई के लिए देना है, ये एक ऑब्जेक्टिव था। तो ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट्स इनको ध्यान रखना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस हो सकते हैं जो क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो जैसा मैंने बोला कि स्वच्छ भारत मिशन 2 फेज में इम्प्लीमेंट हुआ। तो फेज 1 2014 से 2019 था और फेज 2 फरवरी 2020 से 2025 तक जाएगा। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन हम लोग रूरल फेज 1 को पढ़ रहे हैं जो 2014-2019 तक रहा। तो इसमें 100 मिलियन इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट टारगेट जो है अचीव हो गया। लगभग 10 करोड़ शौचालय बने हर घर में और 2019 तक 100% कवरेज हो गया। मतलब हर एक घर में इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन कंस्ट्रक्ट हो गया। फिर स्वच्छ भारत मिशन रूरल का जो सेकेंड फेज था वो फरवरी 2020 में लागू हुआ है जो 2025 तक चलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये केवल स्वच्छ भारत मिशन रूरल का सेकेंड फेज है जो फरवरी 2020 में लागू हुआ है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सेकेंड फेज का, तो हम इसमें आप ये ध्यान रखना, देखो जो फर्स्ट फेज में जो भी ऑब्जेक्टिव था वो तो एज इट इज़ रहेंगे। सेकेंड फेज में ऑब्जेक्टिव थोड़े बढ़ जाएंगे, फर्स्ट फेज का तो रहेगा ही। तो पहला पॉइंट है ODF बिहेवियर सस्टेन, मतलब खुले में शौच करने की मुक्ति से जो समाज में एक आदत बन गई तो उस आदत को बनाए रखना है। ये ना हो कि वो फिर से छूट जाए और लोग फिर खुले में शौच करने चले जाए। फिर दूसरा था सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट।
मतलब जो लिक्विड वेस्ट हुआ, जैसे कि गंदा पानी हो गया, किचन हो गया, कोई उन सबको वेस्ट जो हो रहा है सॉलिड और लिक्विड का, उसको मैनेज करना है। फिर तीसरा है ओडीएफ प्लस की तरफ मूव करना। तो लास्ट आगे मैं पढ़ाऊँगा कि ओडीएफ प्लस क्या होता है। तो ओडीएफ तो ध्यान है, ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्ति। फिर है जो भी वेस्ट हो रहा है उसको सेग्रीगेट करना है, बायोडिग्रेडेबल मतलब वैसे वेस्ट जो प्लांट वेस्ट हो। फिर प्लास्टिक वेस्ट। तीसरा ग्रे वाटर वैसे जैसे नहाने का पानी हो गया, किचन का पानी हो गया, वो ग्रे वाटर हो गया। और फिर है ब्लैक वाटर। तो ब्लैक वाटर में आएगा जो मल मूत्र हो, चाहे वो इंसान का हो, जानवर का हो, वो जिस पानी में जा रहा है उसको ब्लैक वाटर कह रहा है। तो इन सारे जो वेस्ट है उसको मैनेज करना, ये हो गया फेज 2 में। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, फेज 1 में ओडीएफ था और वेस्ट मैनेजमेंट था, फेज 2 में उससे एक आगे जा रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक, ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर। फिर फेज 2 में एक इम्पॉर्टेंट है स्कीम जो है गोवर्धन, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। तो इसमें क्या है कि जो भी बायो प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे गोबर हो गया या फिर प्लांट के वेस्ट हो गए, उसको यूटिलाइज करना, या तो गोबर गैस बनाना या फिर खाद बनाना है, तो उसी को नाम दिया गया है गोवर्धन स्कीम। तो हम लोग यहाँ पे जो की पॉइंट्स है वो है, फेज 1 तो हुआ ही, और फेज 2 जो है फरवरी 2020 से लॉन्च हो गया, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को पढ़ते हैं। तो फेज 1 जो था वो स्वच्छ भारत मिशन रूरल और अर्बन दोनों का सेम था, 2014 से लेकर 2019। तो फेज 1 में जो टारगेट था अर्बन का वो था 100% ओपन डिफिकेशन फ्री 4041 टाउन में इम्प्लीमेंट करना था। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया गया। और दूसरा था गार्बेज फ्री अर्बन एरिया को बनाना। फिर ग्रे एंड ब्लैक वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब ऑब्जेक्टिव था फेज 1 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में। फिर एक वर्ड याद ध्यान रखना, SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म का आपको एब्रीविएशन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है 2.0 यानी फेज 2, ये लॉन्च हुआ है 1 अक्टूबर 2021 से 2026 तक। तो यहाँ बस ध्यान रखना, फेज 1 में दोनों सेम टाइम पे हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल और अर्बन, बल्कि लेकिन फेज 2 में अलग अलग टाइम पे दोनों इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी फेज 1 का तो रहेगा ही, गार्बेज फ्री करना है सारे शहरों को, ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट, ग्रे एंड ब्लैक वाटर अभी बताए थे। फिर अर्बन एरिया लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन एज ODF प्लस, मतलब वैसे शहरी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है उसको ODF प्लस बनाना। फिर चौथा पॉइंट है सॉलिड एंड लिक्विड मैनेजमेंट, और एक वर्ड है इसमें रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, मतलब जो भी वेस्ट है उसको हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले तो रिड्यूस करना, कम करो, फिर नहीं हो सकता उसको फिर रिसाइकिल करो, और रिसाइकिल करके फिर उसको रीयूज करो। तो ये आपका हो गया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 2। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी वो दलजीत सिंह हैं, और 2023 स्वच्छ भारत मिशन का जो थीम है वो है गार्बेज फ्री इंडिया। फिर सिटी कंपोस्ट स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर है, 2014 से बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, आप जो भी नाम जानते हो वो सब कभी ना कभी ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन के रहे हैं। तो आप नेट पे जाके वो देख सकते हो, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, फिर
और भी फिल्म स्टार्स हैं, सब लगभग सभी रहे हैं। फिर एक मूवी बनी है 2023 में स्वच्छ भारत मिशन पे, इसका नाम है पंचकृति। ये बुंदेलखंड के क्षेत्र पर बनी थी, पंचकृति नाम याद रखिएगा। फिर अब जो वर्ड है जो मुझे आपको बताना था, ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस, ये सेकेंड फेज में इस वर्ड का आया है। तो ODF प्लस क्या है? तो ODF था ओपन डिफिकेशन फ्री। ODF प्लस है ODF के सभी क्राइटेरिया के साथ ही टॉयलेट को मेंटेन करना। मतलब ODF में तो हमने टॉयलेट बना लिया, ODF प्लस में है कि जब टॉयलेट बन गया है तो उसको मेंटेन करना है कि वो चलता रहे। फिर है ODF प्लस प्लस, इसमें क्या है कि जितने भी ह्यूमन या एनिमल एक्सक्रेटा है, मल मूत्र है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना। मतलब जैसे क्या होता है कि कोई भी गंदा पानी है, उसको अगर आप डायरेक्टली नदी नाला कहीं में अगर डिस्चार्ज कर दे रहे हो, नदी में डाल दे तो सारा पानी गंदा हो जा रहा है। तो ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है कि उस पानी को साफ़ करके फिर कहीं डिस्चार्ज किया जाए। तो अभी नया में जितनी भी जैसे बड़ी बड़ी गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से जो पानी निकले तो पहले वो प्लांट में जाए, वो साफ़ कर दे, फिर वो गंगा नदी में जाए। तो उस तरह के ऑब्जेक्टिव को ODF प्लस प्लस में अचीव करना है। दूसरा, ओपन एरिया में डिस्पोजल नहीं करना है। जो भी सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है उसको ओपन एरिया में नहीं करना है। तो ODF प्लस ध्यान रखना वो है मेंटेन करना। ODF प्लस प्लस में प्रॉपरली ट्रीटमेंट देना डिस्चार्ज करने से पहले। तो इसके अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे मिशंस चले हैं, जैसे स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कैंपेन। ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाया गया सभी स्कूल्स में, इसमें सेपरेट टॉयलेट गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बनाया गया। फिर रेलवे कोचेस जो हैं क्लीन बेडरोल, बायो टॉयलेट बनाने का जो टारगेट है, ये सब इसी मिशन के अंदर है। आप लोग कुछ टॉपिक्स आप देख सकते हो, जैसे करेंट डाटा ऑन वेबसाइट, जो इसकी वेबसाइट है स्वच्छ भारत मिशन की, उसमें हर दिन अपडेट होते रहता है कि अभी रिसेंटली कितने पंचायत ODF हो गए या गांव हो गए, कितने शहर हो गए। तो वो डाटा आप देख सकते हो, उससे क्वेश्चंस आ सकता है। ज़्यादा नहीं होगा, कुछ ही डाटा है। नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं देखूँगा, नहीं होगा तो मैं डाल दूँगा। तो इसमें एक स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही एक स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है, मतलब एक डाटा लिया जाता है। तो ये एनुअल बेसिस पर स्वच्छ सर्वेक्षण होता है। तो इसको करवाने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय। और ये जो सर्वेक्षण है ये कंडक्ट किया जाता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। मई 1916 में, सॉरी ये गलती हो गया, ये 2016 होगा। ये जो है आरंभ जो हुआ है 2016 से हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण। फिर 2016 में सबसे पहला जो साफ शहर था वो मैसूर था। तो 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण का जो 8वां संस्करण स्टार्ट हुआ है। 16 से शुरुआत, 5 और 3 8 हो गए। तो इस बार का जो थीम है वो है कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन, ये थीम हो गया। इसके अलावा 2022 का रिपोर्ट है, क्योंकि 2023 का तो अभी आया नहीं है, तो 2022 का रिपोर्ट आपसे पूछ सकता है कि जब से सबसे साफ और स्वच्छ शहर जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है वो इंदौर है। और इंदौर जो है पिछले 6 साल से सबसे साफ शहर है। फिर 1 लाख से कम आबादी में सबसे साफ शहर है पंचगनी, महाराष्ट्र का। फिर सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश है, 1 लाख से अधिक आबादी।
1 लाख से कम आबादी में सबसे स्वच्छ राज्य त्रिपुरा है, और गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर जो है वो हरिद्वार है। तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव के लिए एलिजिबल है, तो आप लोग ध्यान से नोट्स बना लेना एग्ज़ाम से पहले, और नेक्स्ट वीडियो में मैं वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस बना दूंगा। तो आप लोग चैनल को हो सके सब्सक्राइब कर लो, इससे क्या होगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो यूट्यूब आपको सजेशन दे देगा, क्योंकि कोई टाइम मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, विदिन 3 या 4 डेज़ में कोशिश करूँगा मैं डालने का। ठीक है, थैंक यू। एडिट कोर्स का ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बनाया हूँ गांधीयन फिलॉसफी एंड स्वच्छ भारत मिशन पे, उसमें आपका मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाइजीन को। तो सबसे पहले हम लोग हाइजीन को समझते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाइजीन को डिफाइन करता है, स्वच्छता उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। हाइजीन refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of disease. अब है कि स्वच्छता को बनाए रखने के तरीके क्या है। तो ये नॉर्मल तरीके हैं जो आप बचपन से जान रहे हो। अब वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको रीडिंग दे दो, जैसे भोजन से पहले, शौचालय से पहले हाथ धोना इत्यादि। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिर हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन। तो अपशिष्ट प्रबंधन से हम लोग क्या समझते हैं? तो अपशिष्ट प्रबंधन का तात्पर्य उस संपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण किया जाता है। कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल। वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो चारों तरफ हमें प्रदूषण मिल रहा है, बीमारियां फैल रही है, अनाज में उत्पादन में कमी आ रही है, और जो रिसेंटली जो इश्यूज़ आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना, ये सब हमारे लैक ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। एक कंप्लीट इकोसिस्टम का हमारा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम लोग इसको कंट्रोल ना करें तो पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही खत्म हो जाएगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट को करने के एक टेक्निक्स बनाई गई है जिसको हम लोग 5R टेक्निक कहते हैं। 5R क्या है? तो रिफ्यूज़ यानी इनकार करना, रिड्यूस कम करना, रीयूज़ पुनः उपयोग, रीपर्पस पुनः प्रयोजन, और रिसाइकिल। तो इसका मतलब जैसे कि हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो हमें कोशिश करना है कि उसको इनकार कर दे, यूज़ ही ना करें, और अगर यूज़ करना भी पड़ रहा है तो कम यूज़ करें। फिर अगर हम कम भी यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा प्लास्टिक को यूज़ करना है जिसको हम लोग अगर एक बार यूज़ कर रहे हैं तो बार बार यूज़ करें। और लास्ट में प्लास्टिक ऐसी होनी चाहिए जो रिसाइकिल हो सके। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो जितने भी वेस्ट होते हैं उसको इसी 5R टेक्निक से अगर हम फॉलो करें तो वेस्ट को हम लोग काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक डाटा है कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट निकलता है उसमें परसेंटेज कितना है। तो सबसे ज़्यादा 52% ऑर्गेनिक्स है। ऑर्गेनिक्स मतलब जैविक पदार्थ, जैसे प्लांट हो गया, फिर जीव जंतु हो गए। फिर है आपका प्लास्टिक 13% है, पेपर 11%, मेटल्स 3%, ग्लास 3% और अदर वेस्ट 18% है। तो इस डाटा को आप सब्जेक्टिव लिखने में यूज़ कर सकते हैं। फिर अब है कि जो वेस्ट है, तो वेस्ट हमारा 2 तरह का है, एक है सॉलिड वेस्ट और दूसरा है लिक्विड वेस्ट। तो इसको डिस्पोजल जब हम करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड के
डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो पहला है लैंडफिल, भराव क्षेत्र। डिटेल में आप इसको अलग से भी पढ़ सकते हो नेट पे जाके। तो लैंडफिल क्या होता है कि अगर जो वेस्ट है तो उसको ऐसी जगह भरना जो बहुत ही नीचे है, गड्ढा है ऐसा कुछ, जैसे कि नई नई सिटी बन रही है जहाँ हमें प्लांट नए नए बिल्डिंग्स क्रिएट करने हैं, तो वहाँ पे अगर ज़मीन को अगर ऊंचा करना है तो वेस्ट से उसको हम भर दें, फिर वहाँ पे ज़मीन बना लें। तो लैंडफिल का भी अपना साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि इससे ज़मीन बंजर हो जाती है। फिर दूसरा है इंसिनरेशन। सेकेंड, इंसिनरेशन क्या है कि वेस्ट को वेरी हाई टेम्परेचर पे बर्न करना, इसको हिंदी में भस्मीकरण भी कहते हैं। इसका भी एक साइड इफ़ेक्ट है कि जो वेस्ट के जो गैसेस निकलते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो तीसरा फिर है बायोगैस जनरेशन। तो ये बायोगैस जनरेशन केवल जैविक पदार्थ का होता है, मतलब ऐसे प्लांट्स हो गए, जीव जंतु हो गए, उनको हम लोग ऑक्सीजन रहित क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इन्वायरमेंट में रखते हैं, जिससे कि बायोगैस प्रोड्यूस होता है। और लास्ट है खाद बनाना। तो वैसे ऑर्गेनिक प्लांट्स या जीव जंतु, उसको फिर हम लोग क्या करें, या फिर आपका जो एनिमल के एक्सक्रेटा होते हैं उसको गड्ढा करना और उस गड्ढे में डालकर फिर उसको ढक देना, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये खाद बन जाता है। तो एंशियंट टाइम में फर्टिलाइज़र जो आज का नहीं होता, तो हम लोग खाद बनाने की ये ऑर्गेनिक विधि ही यूज़ करते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ये चार, इसके अलावा भी प्रोसेस है, ये चार इंपॉर्टेंट प्रोसेस है: लैंडफिल, इंसिनरेशन, बायोगैस जनरेशन एंड कंपोस्टिंग। फिर जो हमारा लिक्विड वेस्ट होता है, तो लिक्विड वेस्ट जो आपको पिछले लास्ट वीडियो में ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर मैंने बताया था। ग्रे वाटर मतलब वैसे पानी, वैसा गंदा पानी जो बाथरूम या किचन से आ रहा है, और ब्लैक वाटर वैसा गंदा पानी जिसमें एक्सक्रेटा है, मतलब मल मूत्र मिला हुआ है। तो इनको भी फिर हमें क्या करना है कि सिंस वेस्ट है तो इनका भी डिस्पोजल करना है। डिस्पोजल इस तरह से करना है कि जो साफ पानी है, जैसे नदी का पानी, जो बहता हुआ पानी, वो गंदा ना हो। तो डिस्पोजल करने का एक प्रोसेस होता है सोक पीट, और दूसरा है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो सोक पीट हम लोग अभी आगे देखते हैं कि सोक पीट क्या है। ये आप एक फिगर देखो, ये एक सोक पीट का फिगर है। इसमें आप देखो, जैसे कि कोई आप बाथरूम में नहा रहे हो, वो पानी वहाँ से रिलीज़ हुआ, उस पानी को हम लोग सबसे पहले तो एक बैग फिल्ड विथ वुड चिप्स, तब छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं उससे निकालेंगे, तो वहाँ पे पानी को साफ़ हो गया। फिर उस पानी को एक ज़मीन की है, ज़मीन मतलब एक गड्ढा सा बनाए हैं, उस गड्ढा में बालू डाल दिए हैं, कुछ पत्थर डाल दिए हैं, फिर उस पानी को हम लोग वहाँ से गुजारेंगे। फिर लास्ट में जब पानी वहाँ से पास हो जाएगा तो एक स्टोरेज टैंक होगा, उस स्टोरेज टैंक में फिर ये जमा हो जाएगा। फिर ये पानी क्या है, काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, पीने योग्य नहीं है, लेकिन ये पानी इतना साफ़ है कि हम फिर इसको इरिगेशन, इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सोक पिट का एक ब्लूप्रिंट है। अब इसी तरह से जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था नेक्स्ट, तो ये क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में नदी में पानी को, ब्लैक वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले इस ट्रीटमेंट प्लांट से उस पानी को साफ़ कर देना है, और फिर उस साफ़ पानी को नदी में डालना है। तो अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे मिशन गंगा, ये सब, तो उन सब में जितने भी गंगा नदी जहाँ जहाँ जाती है, तो उस बड़े बड़े शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। अब लास्ट है कि इंडिविजुअल एफर्ट क्या हो सकता है, आप अपने स्तर पे क्या प्रयास कर सकते हैं कि वेस्ट कम प्रोड्यूस हो, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो। तो इसमें कुछ एग्जांपल, जैसे कम खरीदा जाए, कागज़ का कम प्रयोग करें। कागज़ का क्यों कम प्रयोग करें, क्योंकि
आप जितना कागज़ का उपयोग कर रहे हो उतना ही पेड़ काटे जाएंगे। और हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ रखने में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा रोल है। फिर प्लास्टिक का कम उपयोग करना। फिर एक इम्पॉर्टेंट है कि नवीनीकृत ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, इस तरह से प्लांटेशन को बढ़ावा देना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस, मतलब जागरूकता को बढ़ाना कि वेस्ट से क्या क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको बच्चों से लेके बड़ों तक में उस अवेयरनेस को फैलाएंगे, तभी वो उसको सुधारने में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर पेयजल की सुरक्षित उपयोग लास्ट में, मतलब घर में हम लोग इस तरह से उपयोग करें कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कम वेस्ट हो, क्योंकि वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा मेजर क्राइसिस है जो आने वाला है, वो है ड्रिंकिंग वाटर। तो यहीं पर आपका ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है।